नमस्कार। आरटीआई सीरीज भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटीएफ दिल्ली। उसके बाद मैं वहां पर एज एडवाइज़र भी काम करता रहा हूं और मैं सन 2001 से दिल्ली आरटीआई जब स्टार्ट हुआ था तब से आरटीआई एक्ट पर काम कर रहा हूं। उसके बाद सन 2005 में जब ये सेंट्रल एक्ट आया तो इसका भी नोडल एजेंसी का वर्क मेरे ही डिपार्टमेंट से हुआ और जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह थे, कोऑर्डिनेशन था, वो हमारे ही डिपार्टमेंट से हुआ। इस प्रकार मैं अपने लॉन्ग ड्रॉन एक्सपीरियंसेस अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज की सीरीज में हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सन 2005 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, उसके जो है मुख्य बिंदु ये है कि पहली बात, वो पूरे भारत में आज की डेट में लागू है। जिस समय ये लागू किया गया था उस समय इसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज ऑफ इट्स स्टेटस एट दैट टाइम। परंतु आज इट बीइंग ए यूनियन टेरिटरी, ये भी आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत कवर होता है। यानी कि आज आप चाहें तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी सूचना मांग सकते हैं इसी एक्ट के आधार पर। इस एक्ट के मेन फीचर्स जो थे, अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल ऑफ द एक्ट, it is there to bring openness and transparency and make the government accountable। परंतु कैसे किया जाएगा? आप सूचना का हक रखते हैं, इस एक्ट ने आपको सूचना मांगने का अधिकार दिया है, परंतु उसका प्रोसेस एंड प्रोसीजर क्या होगा? तो प्रैक्टिकल रिजीम टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये कैसे होगा? गवर्नमेंट से सूचना कैसे मांगी जाएगी? कौन अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, क्या फीस देनी होगी, कितने दिन में उत्तर आएगा, यदि उत्तर नहीं आता तो किसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, क्या कोई अपील की जा सकती है, कंप्लेंट की जा सकती है या नहीं, इन सब के बारे में इस आरटीआई एक्ट के अंदर पूरा डिटेल्ड ब्यौरा दे रखा है। यानी कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन करने का पद्धति क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस आरटीआई एक्ट के अंदर कवर क्या क्या होता है। आप पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं या गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हैं, उन सब के बारे में आप सूचना मांग सकते हैं, भले ही वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो। यानी कि आज की डेट में हम आरटीआई एक्ट के माध्यम से इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जुडिशरी से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उनसे भी सूचना मांगी जा सकती है। इस प्रकार आरटीआई एक्ट ने सिटीजन को एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया है कि वो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी सूचना मांग लें, परंतु उसमें से क्या दिया जाएगा या क्या नहीं दिया जाएगा, इसका निर्णय आरटीआई एक्ट के धाराओं के अनुसार वहाँ के कुछ जो चुनिंदा अधिकारी हैं जिनको आरटीआई एक्ट डील करने का अधिकार दिया गया है, वो निर्णय लेंगे। वो भी विम्सिकल निर्णय नहीं ले सकते, उनको भी प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेना है और समय सीमा के अंतर्गत इंफॉर्मेशन आपको देनी है। यानी कि आज की डेट में आप यू थिंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मंत्रालय हों, डिपार्टमेंट्स हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, अंडरटेकिंग्स हों, ऑटोनोमस बॉडीज़ हों, बैंक्स हों या और भी फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सब की सारी इसके अंतर्गत कवर हो जाती हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी सेक्शन 2H के अंतर्गत इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे आप किसी राशन के दुकानदार के बारे में कोई सूचना मांगना चाहते हैं, राशन का दुकानदार गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, परंतु ही इज़ बीइंग कंट्रोल्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, और जितना भी राशन का आर्टिकल्स हैं वो उसको गवर्नमेंट ही दे रही है, इसलिए ही इज़ अकाउंटेबल, ही हैज़ टू गिव द इंफॉर्मेशन। वो डायरेक्टली भले ही आपको नहीं देगा, परंतु उसको कंट्रोल करने वाली एजेंसी जो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट है, वो उससे इंफॉर्मेशन फेच करके आपको देगी।
यानी कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी सूचना मांगी जा सकती है, परंतु ये सूचना उनको कंट्रोल करने वाली एजेंसी के माध्यम से मांगी जा सकती है। इस प्रकार आरटीआई एक्ट है वो सारे के सारे गवर्नमेंट तंत्र के ऊपर तो लागू है ही, परंतु नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी पार्टली लागू हो जाता है। अब इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 किस्म के अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। एक्ट कहता है सबसे पहले वहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, यानी कि उसका काम क्या होगा, ही इज़ देयर टू रिसीव ऑल आरटीआई एप्लीकेशन एंड अपील्स अंडर द आरटीआई एक्ट। आपके इलाके के पास जो भी नज़दीकी दफ्तर के अंदर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके पास आप जाकर आरटीआई का आवेदन जमा करा सकते हैं, और वो ये मना नहीं कर सकता कि ये मेरे दफ्तर से रिलेट नहीं करता इसलिए मैं नहीं लूँगा। ही इज़ APIO अंडर द आरटीआई एक्ट and he has to accept all the appeals and all the RTI applications whether they pertain to his office or not. उसके बाद उसका दूसरा काम है कि he has to send or transfer those applications which are not concerning his office. वो 5 दिन के अंदर अंदर उसको कंसर्न दफ्तर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और आपको सूचित करेगा कि आपका आवेदन जो है वो मैंने फलां दफ्तर के अंदर भेज दिया है, अब फर्दर कार्रवाई आप उससे मिलकर करें। इस प्रकार आरटीआई एक्ट ने आपको एक सुविधा दी है कि आप अपने डोर स्टेप्स के पास जो भी कार्यालय हो वहाँ जाकर आप आरटीआई की एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। दूसरा जो अहम कड़ी है इसके अंदर वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम है कि वो जो आपकी आरटीआई रिक्वेस्ट आई है उसको हैंडल करेगा, उसके बारे में वांछित सूचना को बाकी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांचेस से इकट्ठा करेगा और देखेगा इसमें से क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता, क्या उपलब्ध है और क्या उपलब्ध नहीं है। उसके बाद वो एक क्वासी जुडिशियल निर्णय लेगा और आपको समयबद्ध तरीके से उसको इंटीमेट करेगा। हर चीज़ का एक टाइम फैक्टर दे रखा है कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन कितने दिन के अंदर दी जाएगी, वो उसके अनुसार निर्णय लेकर आपको उत्तर अवश्य देगा। सूचना दे या ना दे ये ज़रूरी नहीं है, परंतु समयबद्ध तरीके से आपको निर्णय ज़रूर बताएगा। अगर पार्टली इंफॉर्मेशन देने लायक है तो पार्टली इंफॉर्मेशन आपको प्रदान कर देगा, और जिन पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती उनके बारे में आपको न इंफॉर्मेशन ना प्रदान करने के कारण भी बताएगा। इसके अतिरिक्त ही विल आल्सो इन्फॉर्म यू कि आप कहाँ अपील कर सकते हैं। ऐसा किसी और एक्ट में नहीं है कि जो इफेक्टेड पार्टी है वो अपने अगेंस्ट कंप्लेंट करने का आपको मौका दे, परंतु हमारा आरटीआई एक्ट कहता है यदि आप सूचना उत्तर देंगे तो उसको ये बताइए कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपील कहाँ की जाएगी, कितने दिन में की जाएगी और उसका नाम पता क्या है। इतना पावरफुल टूल अभी तक और कोई नहीं बना था। इसके बाद तीसरा अधिकारी है हर डिपार्टमेंट में, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी। यानी कि अगर पीआईओ ने जो उत्तर दिया है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, उसके किसी पार्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रथम अपील 30 दिन के अंदर अंदर उसको कर सकते हैं। यानी कि आप बताएंगे कि मैं को जो जवाब मिला है उसमें ये कमी है और इसको जो है मुझे ये भी सूचना दी जाए, और उस अधिकारी को भी एक समयबद्ध तरीके से उस अपील को निपटाना होगा। यानी कि एक समयबद्ध जो रूटीन है वो आरटीआई एक्ट का एक मेजर पहलू है, जिसके अंतर्गत हमारे अधिकारी लोग जो हैं वो फंस जाते हैं। कहीं 30 दिन का समय है, कहीं 48 घंटे का समय है, कहीं 35 दिन का समय है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो इस प्रकार से आरटीआई का जो पहलू है वो यही है कि हम टाइम बाउंड तरीके से आपको रेस्पॉन्ड करें। यदि सूचना दी जा सकती है तो देंगे,
यदि नहीं दी जा सकती तो उसका कारण बताएंगे, कोजेंट रीज़न देंगे किस सेक्शन के अंतर्गत नहीं दी जा सकती या किस कारण से नहीं दी जा सकती, ये भी आपको बताएंगे। अब आता है सेक्शन 2F के अंतर्गत कि इंफॉर्मेशन है क्या। गवर्नमेंट जो है सुबह से शाम तक जितना भी काम करती है वो सारे का सारा मटेरियल फॉर्म में जो अवेलेबल है या हमारे कंप्यूटराइजेशन के अंदर जितना भी अवेलेबल है वो सारे का सारा आरटीआई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है, इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। हमारे पास जितने फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, मीमोज हैं, ईमेल है आपके, और जितना भी नोट शीट्स हैं, sample of material है, etc etc, everything stands covered under the definition of information। और राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, आप चाहें तो इन चीज़ों का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप सर्टिफाइड कॉपीज़ ले सकते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल ले सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे फ्लॉपीज डिस्क में अवेलेबल है या कंप्यूटर्स में अवेलेबल है उसको आप मांग सकते हैं। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने अपना जितना भी रिकॉर्ड है उसको ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत खोलने का प्रयास किया है। कुछ एक एरियाज़ हैं ग्रे एरिया जहां सूचना रोकी जा सकती है, वो है सेक्शन 8, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब इंफॉर्मेशन मांग कौन सकता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि भारत का नागरिक है या एनआरआई है, वो आरटीआई लगाकर किसी भी कार्यालय से सूचना मांग सकता है। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन देते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा है कि यदि कोई एसोसिएशन, कोई वेलफेयर एसोसिएशन या ऐसी संस्था, उसका जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ऑफिस बेयरर भी अगर सूचना मांगता है तो उसको भी सिटीजन ऑफ इंडिया ट्रीट किया जाए। ये नहीं कि उसको दूसरी आरटीआई लगानी पड़े और उसको आप टरकाने का प्रयास करें। इस प्रकार से एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन एटसेट्रा भी इसके अंतर्गत कवर हो जाती हैं। अब एप्लीकेशन कैसे लगाई जाए और कहाँ लगाई जाए, इसके बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आरटीआई एक्ट के अंदर प्रावधान कर रखा है। आपको यदि कोई सूचना चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन साधारण कागज़ पर लिखिए और उसको जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को भिजवा दीजिए। वैसे बेहतर तो यही है एक्ट के अनुसार कि आप उसी अथॉरिटी को लिखें कि जिससे आपको सूचना चाहिए। यानी कि आपको फूड एंड सप्लाई की सूचना चाहिए तो आप फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में लिखें, ट्रांसपोर्ट की चाहिए तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लिखें, एजुकेशन की चाहिए तो एजुकेशन को लिखें, ताकि आपको आराम से सूचना मिल सके। परंतु हमारे यहाँ सिटीजन जो है वो सरकारी तंत्र की वर्किंग के बारे में जानकारी नहीं रखता। विद द रिजल्ट ही इज़ अनेबल टू नो कि कौन सी सूचना हमें कौन प्रदान करेगा। इसलिए यदि आपकी एप्लीकेशन जानबूझकर या गलती से किसी अन्य विभाग में भी चली जाती है तो उसके लिए भी प्रावधान है कि वहाँ के अधिकारी इसको 5 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। आरटीआई एप्लीकेशन ना तो आपको रिटर्न की जाएगी ना ही रिजेक्ट की जाएगी कि ये मेरे दफ्तर से पर्टेन नहीं की जाती, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। इसके लिए प्रावधान है कि आप 5 दिन के अंतर्गत उसको ट्रांसफ़र करें। इस प्रकार से आरटीआई एप्लीकेशन लगाना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, साधारण कागज़ पर आप लिखिए। परंतु इसके साथ एक कंपल्शन ये है कि जो सरकारी फीस प्रेस्क्राइब्ड है वो आप अदा ज़रूर करें, और अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसका प्रूफ दें। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यदि आपको आरटीआई लगानी है तो उसका कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं है, इसलिए आप साधारण एप्लीकेशन लिखकर आरटीआई की उसको भेज सकते हैं। परंतु जो उनकी फ़ीस है 10 रुपये की प्रेस्क्राइब, आप 10 रुपये की फ़ीस पोस्ट ऑर्डर, बैंकर चेक, कैश या जो भी उसके तरीके हैं उनके अनुसार भरकर भेज दीजिए। परंतु यदि आप बीपीएल हैं तो 10 रुपये की फ़ीस भी आपको माफ़ है। इसके लिए आपको बीपीएल का प्रूफ का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर दीजिए, तो ये आपकी एप्लीकेशन आरटीआई मानी जाएगी। परंतु यदि आपने फ़ीस नहीं दी तो ये आरटीआई की एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी और इसको साधारण एप्लीकेशन मानकर डिस्पोजल किया जाएगा।
इसके अलावा यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आपके से 2 रुपये प्रति कॉपी फोटोस्टेट के लिए जा सकते हैं और आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। यदि आप सैंपल ऑफ मटेरियल मांगते हैं तो उसकी कॉस्ट आपसे ली जा सकती है। यदि आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो फर्स्ट आवर फ्री है, उसके बाद इंस्पेक्शन जो है 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। यदि आप फ्लॉपी और डिस्केट में इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो 50 रुपये के हिसाब से आपसे प्रति फ्लॉपी या डिस्केट मांगा जा सकता है। इस प्रकार से आरटीआई के अंदर फीस जो नियुक्त है वो आपको अदा करनी होगी, परंतु बीपीएल को ये सब माफ़ है। बीपीएल को बिना फीस के भी ये सब मिल सकता है। नाउ टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजल, साधारणतः जो भी आप आवेदन लगाएंगे उसको 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो आपने सूचना मांगी आपको 30 दिन के अंतर्गत या तो सूचना प्रदान कर दी जाएगी या उत्तर दिया जाएगा कि हम नहीं दे पा रहे, तो कौन सा हिस्सा नहीं दे पा रहे और क्यों नहीं दे पा रहे, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यदि समय सीमा का अवहेलना होती है तो उस अधिकारी को दंड भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए ये एक्ट जो है बहुत पावरफुल टूल कहलाता है। एक तरफ गवर्नमेंट जो है समय सीमा से बंधी हुई है और दूसरी तरफ दंड के प्रावधानों से अधिकारी बंधे हुए हैं। इसलिए आरटीआई एक्ट को तुरंत निपटाने के लिए प्रयास किया जाता है। यदि आपने किसी अन्य दफ्तर में अपना आवेदन भेज दिया गलती से, भूल चूक से या इंटेंशनली, तो 5 दिन का समय और लिया जाएगा, क्योंकि 5 दिन में उस दफ्तर को वो आरटीआई कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजनी पड़ेगी। ऐसे केसों में आप 35 दिन लेकर चलें। और यदि आप कोई सूचना ऐसी मांगते हैं जो किसी की लाइफ और लिबर्टी के बारे में है, यानी कि उसकी जान माल को प्रॉब्लम आ रहा है, खतरा हो रहा है, तो ऐसी सूचना आप 48 घंटे में भी मांग सकते हैं। परंतु इसके बारे में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या खतरा है, क्या जान माल का खतरा है, उसका कोई आप एविडेंस दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, वरना उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा यदि कोई सूचना आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में मांगते हैं, यानी कि आप अपने बारे में नहीं मांग रहे हैं, आप किसी अड़ोसी पड़ोसी के बारे में मांग रहे हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में मांग रहे हैं, किसी अन्य अधिकारी के बारे में मांग रहे हैं, तो इसको हम थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मानते हैं। इस ऐसे केसों में हमें थर्ड पार्टी को भी सुनना होता है, उसको भी इन्फॉर्म करना होता है कि आपके बारे में मिस्टर XYZ जो है सूचना मांग रहे हैं और क्या हम उसको दें या ना दें। उसको कंसल्ट किया जाएगा, इसलिए क्योंकि उसको कंसल्ट करना है, उसको मौका देना हियरिंग का, इसलिए ऐसे केसों में समय सीमा जो है 40 दिन निर्धारित की गई है। इसके बाद कुछ एजेंसीज हैं, 20-22 एजेंसीज, जिनको हम कहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन और करप्शन को छोड़कर वो एग्जेम्प्ट हैं। एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि आप कोई सूचना मांगते हैं तो वो आपको 45 दिन में दी जा सकती है। जैसे आप सीबीआई से कोई इन्फॉर्मेशन मांगें, ईडी के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगें, जो 22 ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्टेड हैं, तो उनको जो सूचना देंगे वहाँ पर केवल आपके ह्यूमन राइट वायलेशन अगर कोई हुआ है या वहाँ कोई करप्शन एंगल है तो उसके बारे में ही सूचना आपको दी जा सकती है। अन्य सूचना जो उनके डे टू डे वर्किंग के बारे में है उसके बारे में आपको कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से समय सीमा भी निर्धारित है, दंड के प्रावधान भी निर्धारित हैं। यदि आपको सूचना समय सीमा में नहीं मिलती तो पहले आप फर्स्ट अपील में जा सकते हैं। यदि फर्स्ट अपील से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो सेकंड अपील के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट्स के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज का अपील सुनेगा और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टेट्स के इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के बारे में अपील सुनेगा। तो ये दोनों एपेलेट अथॉरिटीज़ जो है ना केवल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आदेश दे सकते हैं, बल्कि जो आपने कोई डिले हुआ है या आपके साथ ज्यादती हुई है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान ये कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई रिसीव नहीं कर रहा तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
यदि वहाँ कोई एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए साधन नहीं बनाए गए, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। परंतु यदि आपने एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद फर्स्ट अपील लगाई, उसके बाद सेकंड अपील भी लगा सकते हैं यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। सो ये कमीशन जो है कंप्लेंट भी सुनते हैं और सेकंड अपील भी सुनते हैं। नॉर्मली कंप्लेंट वहीं सुनी जाती है जहां साधनों की प्रॉब्लम्स हो, पीआईओ अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर फीस जमा कराने के प्रावधान नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अदरवाइज अगर आपने पीआईओ को एप्लीकेशन लगाई है तो रूटीन यही बनता है कि आप पहले अपील लगाएं फिर सेकंड अपील लगाएं। ऐसे केसों में कंप्लेंट डालना उचित नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आरटीआई एक्ट जो है ना केवल आपको समयबद्ध तरीके से उत्तर देने के लिए बाध्य करता है, बल्कि जिन्होंने डिले किया है, जिन्होंने डिनाइल किया है, जिन्होंने इंटेंशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उनको दंडित करने का भी प्रावधान है। सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नरों के पास बहुत पावर है कोर्ट की तरह से। वो इनको सम्मन कर सकते हैं, रिकॉर्ड बुला सकते हैं, उनसे हियरिंग कर सकते हैं। आपको भी हियरिंग में बुलाया जा सकता है, आमने सामने आपकी उनके साथ मुलाकात कराई जा सकती है और उसके बाद वो अपना निर्णय देते हैं। सो इस प्रकार से आरटीआई हैज़ बिकम ए वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन टू सीक एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। और आपसे इंफॉर्मेशन आरटी एप्लीकेशन के अंदर ना तो रीज़न पूछे जाएंगे कि आप इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं, क्या कारण है, या आप होते कौन है हमसे ये इंफॉर्मेशन मांगने वाले। ये दोनों चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा सकती। ना तो आपका लोकस स्टैंडी पूछा जाएगा और ना ही रीजंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लगाना, उसके बाद 2 अपील्स का प्रावधान करना, उसके बाद कंप्लेंट के प्रोविजंस का प्रावधान करना, ये इसको बहुत ही सशक्त टूल बना देता है। अब तक लगभग 4 करोड़ के करीब एप्लीकेंट्स ने आरटीआई लगाई है और लगभग 90% को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गई है। आप भी आरटीआई लगाएं कंसर्न डिपार्टमेंट में और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।